हो गया ही। अच्छा, थोड़ा मोल्स वगैरह समझ आया था आप लोगों को? ठीक है। कुछ लोगों को तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, बट मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझ आए। बेसिक ना थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। ये हो गया। ठीक है। देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ, जितना यूज होगा बस उतना यूज करना अभी। बाकी जब आप रुक के जाओगे तो मैं उतना समझा दूंगा, ठीक है, क्लास के बाद। अभी अगर हमें ना नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो हम क्या करते हैं, गिवन मास अपान में मोलर मास, किसी भी सब्सटेंस का जो क्या होगा, गिवन मास होगा, उसी का हम क्या यूज करेंगे। मतलब गिवन मास जैसे हमसे कह देता है कि भाई 40 ग्राम क्या है, NaOH है। 40 ग्राम क्या है, NaOH है। तो कितने मोल्स होंगे, तो हम कहेंगे गिवन मास हमारा कितना है, 40 ग्राम है। मोलर मास आप लोग जानते हो, मोलर मास हमेशा सब्सटेंस के नाम से निकल के आता है। अब जैसे मोलर मास मैं कह रहा हूँ तो होता है 1 मोल का मास, और वो फॉर्मूले से आता है। जैसे आप लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना जानते हो, एक मॉलिक्यूल का मास कैसे निकलता है, सम करके सारे एटम के मास का। तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया, ये इसका क्या हो गया, मोलर मास हो गया। अगर केवल आपसे कह देता कि हाइड्रोजन एटम का मोलर मास, तो वो कितना हो जाता, 1 हो जाता। ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कहता तो 16 हो जाता। अगर H2O का मोलर मास कहता तो 18 हो जाता। कि दो हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 16, तो 2 प्लस हो गया 18 हो गया। इतनी बात समझ आई? तो इस तरह से क्या निकालते हैं, मोलर मास निकालते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे गिवन मास अपान में मोलर मास करोगे तो क्या हो जाएगा, मोल्स निकल जाएगा। ठीक है। जो मैंने डीपीपी दी है ना, उसके कंसेप्ट तो मैंने उससे पहले ही करा दिए थे, तो उसके थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़े कंसेप्ट आप लोगों को और करा दूँ, ताकि चीज़ें थोड़ी थोड़ी बढ़ती भी रहे। अब जैसे ना आएगा आप लोगों का कंसंट्रेशन टर्म्स, और कंसंट्रेशन टर्म्स आएगा तो पहले मुझे आप लोगों को थोड़ा समझाना पड़ेगा सोल्यूशन क्या होता है। आप लोग जानते हो सोल्यूशन क्या होता है, क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो केवल और केवल कौन सा है, बाइनरी सॉल्यूशन है। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके केवल दो ही कंपोनेंट होते हैं, जिसके केवल दो ही कंपोनेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। और आप बाइनरी सॉल्यूशन में अगर बात करोगे तो दो कंपोनेंट कौन कौन से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यही होता है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब कुछ बातें यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कैसे डिसाइड होता है कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट, कोई बताएगा? जो ज़्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में वो सॉल्यूट। लेकिन ऐसा तब जब दोनों की स्टेट क्या हो, सेम हो। जब दोनों की स्टेट सेम हो तब तो आप ऐसी बातें बोल सकते हो। जैसे जब एक सॉलिड हो और एक लिक्विड हो, तब उस केस में पता है क्या करोगे आप, तब उस केस में आपका जो लिक्विड कंटेंट है वो क्या है, आपका सॉल्वेंट है, और जो सॉलिड है वो आपका क्या है, सॉल्यूट है। जैसे पानी में आप नमक डालो, अब चाहे 1 गिलास वाटर में 1 kg चीनी डाल दो, चाहे 2 kg डाल दो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, वाटर हमेशा ही क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। और जो आप चीनी डाल रहे हो चाहे शुगर डाल रहे हो वो हमेशा क्या है, आपका सॉल्यूट है। इतनी बात समझ आई? ठीक है। वाटर तो वैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसे हमेशा ही हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट की कैटेगरी में रखते हैं। एक और कंसेप्ट बताऊंगा, ध्यान रखना, दिमाग में फिक्स कर लो, कि जब दो चीजें मिक्स करते हैं ना तो जो फाइनल स्टेट आती है ना वही सॉल्वेंट की आती है। अब अगर मैं स्मॉल क्वांटिटी में शुगर और वाटर मिक्स करता तो क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन बनता, लिक्विड ही बनता ना। तो वाटर का स्टेट है ना फाइनल, तो वो क्या है, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। बात समझ आई? और इसी तरह से मतलब ध्यान में रखना कि जो चीज डिजॉल्व हुई
वो सॉल्यूट है, जिसमें डिजॉल्व हुई वो क्या है, सॉल्वेंट। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अगर दोनों की स्टेट सेम होती और दोनों ही सेम क्वांटिटी में होते, तब पता है क्या करते हैं, तब फालतू का तरीका है, लेकिन फिर भी मानेंगे तो है ही, क्योंकि कह के चल रहे हैं तो लेना ही पड़ेगा। जिसको ऐड करते हैं ना वो सॉल्यूट है, जिसमें ऐड करते हैं वो सॉल्वेंट है। अगर दो इक्वल अमाउंट में दोनों लिक्विड लिक्विड ले लिया, मैं इसे उठा के उसमें ऐड कर रहा हूँ ना, तो ये सॉल्यूट है, जिसमें ऐड कर रहा हूँ वो सॉल्वेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये तो बात हो गई सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। अब आप लोगों ने नाइन्थ में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी भी होंगी। क्या क्या पढ़ा होगा, कंसंट्रेशन टर्म्स में। अच्छा पहले ये बता दो कंसंट्रेशन होती क्या है। किसी सॉल्यूशन की अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यही ना। क्या कहोगे आप, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, कंसंट्रेशन बोलते, इतनी बात ठीक है। अब भाई कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा मास बाई मास परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना नाइन्थ में। फिर भी मैं चीज़ें कनेक्ट करूंगा, कोई बात नहीं। उसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स हैं, मोलरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, नॉर्मलिटी है। ऐसे कई सारे टर्म्स हैं जो सब केवल क्या करते हैं, मोल यानी कंसंट्रेशन को ही एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो कुछ टर्म्स पहले वो पढ़ते हैं जो आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा है, तो थोड़ा उससे कनेक्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, चले आगे। चलो भाई सबसे पहले बात करते हैं मास बाई मास परसेंट की। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा आपका क्या, कि मास ऑफ सॉल्यूट और अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन, यही ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या हो जाएगा, 100। इतनी बात समझ आई। अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए ना आपको, क्या मिल जाए, कि 10% मास बाई मास है, क्या है, 10% मास बाई मास सॉल्यूशन है किसका, NaCl का इन वाटर, इन वाटर। तो इसका मतलब पता है क्या निकालोगे, देखो कंसंट्रेशन से कभी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का आइडिया नहीं लगता कभी। ये नहीं कहूंगा कि मैंने कह दिया 10% है मास बाई मास ना, तो मैं ये नहीं कह दूंगा कि 10 kg सोल्यूशन होगा, 5 kg सोल्यूशन होगा, 2 kg सोल्यूशन होगा, इसका आइडिया कभी नहीं लगने वाला। बस इससे आइडिया आपका ये लग जाता है कि वो कितना कंसंट्रेटेड होगा। अगर मैं थोड़ा सा पानी उठाऊं तो उसमें एग्जैक्टली कितना क्या होगा आपका सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, बस इसका आइडिया लगेगा। आपको इंटायर सॉल्यूशन का आइडिया कभी नहीं लगेगा कंसंट्रेशन से। यहाँ से बस आपको ऐसे आइडिया लगेगा कि आपको जब भी परसेंटेज गिवन होगी तब भी आप सॉल्यूशन को कितना लेके चलोगे, 100 पार्ट्स में। यानी अगर मास बाई मास में है तो ग्राम में लेके चलेंगे, कितना ग्राम सॉल्यूशन लेंगे, 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन तुरंत कंसीडर कर लेंगे, और इस 100 ग्राम में क्या क्या अज्यूम करेंगे, 10% है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे कि 10 ग्राम आपका क्या है, NaCl है, और 90 ग्राम आपका क्या है, H2। इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो इससे हमेशा ये आइडिया निकलेगा यूनिटरी मेथड का। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ ये कह दूं कि 15 आपका है मास बाई मास परसेंट सॉल्यूशन है, इसका HCl है इन वाटर, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, HCl 15 ग्राम है, HCl आपका 15 ग्राम है, और वाटर आपका कितना है, 85 ग्राम है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे तुरंत कितना करेंगे अज्यूम, 100 ग्राम। जब भी आपको कभी परसेंटेज दिखा हुआ मिल जाए तुरंत समझ जाना कि हमें लेट करके ही काम करना पड़ेगा, और तुरंत 100 ग्राम लेट करना और चीज़ों को स्प्लिट कर लेना। इतनी बात समझ आई, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब एक हो सकता है आपका आए क्या, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। ये होता है आपका सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, और इनटू में 100। ठीक है, सेम बात हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं ये कह दूं कि 15 है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है आपका किसका, HCl इन वाटर, तो सेम बात होगी। जो मैं ग्राम में लेट कर रहा था ना, अब मैं ml में लेट करूंगा। कितना, 100 ml। 100 ml क्या लूंगा, सॉल्यूशन लूंगा, और उसको दो पार्ट में स्प्लिट करके चलूंगा। कि 15 ml आपका क्या है, HCl है, और 85 ml आपका क्या है। ठीक है, कंसेप्ट सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं, बस वो मास में था, ये वॉल्यूम में। क्लियर है सबको, कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। ठीक है, छोटी छोटी बातें नोट करते हुए चलना, ताकि आपको बाद में परेशानी ना आए। अच्छा, एयर में अगर हमें क्या करना हो, इम्प्योरिटी मेजर करनी हो, पॉल्यूशन, तो क्या हम मास बाय मास परसेंट यूज कर सकते हैं या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इनमें से क्या कोई सा यूज कर सकते हैं। या वाटर में अगर हमें पॉल्यूटेंट मेजर करना हो तो इतना क्वांटिटी में होता है, मतलब अगर मुझे पॉल्यूटेंट मेजर करना पड़े तो क्या मास के टर्म में अगर हम मेजर करेंगे तो क्या इतनी क्वांटिटी में पॉल्यूटेंट होता है कि वो एक्सप्रेस कर पाए उसे, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो क्या आएगा, पता चले कि 0.00001 ml आए 1 लीटर में, तो वो तो बहुत छोटी क्वांटिटी हो गई ना, एक्सप्रेस करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ऐसी चीजों के लिए अलग चीजें आती हैं, ppm और ppb आता है, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। देखो जब थोड़ी बड़ी क्वांटिटीज होती है ना, तो हम सॉल्यूशन को इंटायर पता है कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 100 पार्ट्स में, और उससे फिर हम कंपेयर कर रहे हैं कि भाई 10 पार्ट आपका क्या है, सॉल्यूट है, तो 90 पार्ट आपका क्या है, सॉल्वेंट। तो हमने इंटायर सॉल्यूशन को क्या किया, इक्वल 100 पार्ट्स में डिवाइड करके कंपेयर कर दिया। ऐसे ही जब एयर वगैरह की क्वालिटी वगैरह की बात आती है, तब वो उसे मिलियन या बिलियन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी इतनी कम होती है कि वहां कंपैरिजन तब ठीक लगता है कि 1 मिलियन में 2-4 पार्ट आपके क्या हैं, पॉल्यूटेंट के, या 1 बिलियन में 2-4-10 पार्ट आपके क्या हैं, पॉल्यूटेंट्स के। ठीक है, तो मैं बस आप लोगों को थोड़ा कन्वर्जन सिखाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन के तौर पे यही चीजें आती हैं कि पीपीएम से पीपीवी कैसे बदलेगा, या पीपीवी से परसेंटेज में कैसे बदलेगा। ठीक है, जल्दी से करो इसको, हो गया ये। स्कूल स्टार्ट हो गया, किसी का नहीं है अभी, हो गया, क्या पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अभी तो आपका थोड़ा स्विचिंग चल रहा है। सर मैं तो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कॉमर्स भी पढ़ के देख रहा हूँ, साइंस भी। रमयांश स्कूल खुला भी नहीं आप लोगों का, हो क्या ओपन, क्या पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं आपका, अभी स्कूल नहीं खुला आपका। अच्छा, आपका तो अभी एडमिशन वाला परेशानी है ना, पता चला कुछ। हाँ, जैसे वो कह रहे थे ना प्रीत बिहार वाला। अच्छा, अच्छा, अरे एक बार ही देख लेना, आइडिया ले लेना, नहीं तो मेरे ना कई सारे स्टूडेंट इसमें भी पढ़े हुए हैं, आरएस के भी बता रहे थे ना। हाँ, इसमें भी पढ़े हुए हैं कई सारे। बात तो देखो सारी मेहनत की होती है और चीज़ों की, क्योंकि जब आपने कोचिंग लेनी है, चीज़ें लेनी है, तो वैसे भी आप स्कूल पे तो कितना ही डिपेंड रह सकते हो। हाँ, लेकिन फिर भी आपको एक सहारा तो चाहिए, चीज़ें चाहिए, उसके लिए आप देख लो। खुशबू आपका अभी नहीं स्कूल ओपन हुआ, बड़े लेट हैं, अब की बारी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, कब आ रहा है कुछ पता है, किसी को आइडिया है। 10-20 के आसपास की बात हो रही है ना।
तुम्हारा अलग से थोड़ी आएगा ना लाइक। ये हो गया। ये इसका भी फॉर्मूला लिख लो। फिर पढ़ते हैं पीपीबी, पीपीएम और कंसंट्रेशन परसेंटेज वाली। हो गया ये? हो गया ये? तो कौन से होने में? कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ यार, कितना दिया है? 3 दे रखा है। हाँ, यहाँ थोड़ा पंगा रहेगा। क्या सोच। हो गया ये? अच्छा, इसके बाद आप थोड़ा सा देखना, कनेक्शन देखते हैं। परसेंटेज पीपीएम और पीपीबी में, ठीक है। इसका मतलब तो हम सॉल्यूशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 100 में। इसको 1 मिलियन में यानी 10⁻6, और इसको 1 बिलियन में यानी 10⁻9। इतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर कंपैरिजन बैठाते हैं। एक चीज सब में कॉमन है और वो है आपकी मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन पता है क्या होता है आपका? कंपैरिजन सॉल्यूट का सॉल्यूशन से। मास ऑफ सॉल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्यूशन के मास रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? मास फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तीनों चीजों में कॉमन बात एक ही है कि जब भी हमें परसेंटेज निकालनी हो तो हम मास ऑफ सॉल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे और इनटू में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। तो हाँ मंत्रा जी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। इससे क्या निकल जाएगा? परसेंटेज। अगर आपको क्या चाहिए? पीपीएम चाहिए, तो 100 की बजाय आप वहां क्या लिख देना? 10⁻6। तो मास फ्रैक्शन इंटू 10⁻6 क्या हो जाएगा आपका? पीपीएम हो जाएगा। और अगर उसकी बजाय आप क्या कर दो तो ये पीपीबी हो जाएगा। तो जैसा मैंने कहा ना, एक कंपैरिजन बैठाना है बस हमें। एक सॉल्यूशन है जिसके 100 पार्ट्स में अगर कंपैरिजन करेंगे तो परसेंटेज होगा, 1 मिलियन पार्ट्स में कंपैरिजन करेंगे तो पीपीएम होगा, 1 बिलियन पार्ट में कंपैरिजन करेंगे तो पीपीबी होगा। इतनी बात समझ आई? तो हमें जो निकालना अल्टीमेटली वो मास फ्रैक्शन निकालना है। अगर हमसे परसेंटेज में कहेगा चेंज करने के लिए हो तो हम 100 कर देंगे, इसमें कहेगा तो इससे कर देंगे, इसमें कहेगा तो इससे कर देंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे 15 पीपीएम आपका क्या है, एयर में क्लोरोफॉर्म फैल गया। 15 पीपीएम सपोज करो एयर में क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि इसे ना पीपीएम में तो है, इसे आप पीपीबी में बदल दो और परसेंटेज में बता दो क्या होगा। तो ध्यान से समझना पहले। अगर आपसे कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए 25%, तो आप क्या करते हो? इसे क्या लिखते हो? 25/, ये लिखते हो ना, कहते हो 100 में कितना है? 25 है। 100 में 25 है। यहाँ पे पीपीएम में लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा?
15/10⁻, यानी 1 मिलियन में 15 है बस। बात समझ आई? अब अगर ये हमसे कहता किस में बदलने के लिए, अगर परसेंटेज में कहता तो इनटू क्या कर देते 100, तो ये आ जाएगा कितना 15 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -4, यही ना, इतना परसेंट हो जाएगा। अगर ये कह देता कि पीपीवी में बदलो, आप इसे पीपीवी में बता दो, तो हम कहेंगे कि भाई इससे तो क्या निकल रहा है मास फ्रैक्शन 15/10⁶। ये हो गया आपका क्या मास फ्रैक्शन हो गया, रेशियो मिल गया। हमें चाहिए पीपीवी में, तो हम कर देंगे कितना 10⁻, पास हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका कितना 15 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा माइनस, अच्छा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, वो माइनस साइन नहीं है। क्लियर है सबको, कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? ठीक है, अगर आपको ये कह दिया जाए कि 25 ppb, ppb आपका क्या है CH4 है, और आपसे कहा जाए परसेंटेज में बता दो और ppm में बता दो, बदल के बताओ। हो गया, कितना आया 25 इंटू 10⁻⁻7 और 25 इंटू 10⁻⁻, हाँ ठीक है, समझ गए। तो कंसेप्ट बहुत कॉमन सा है, हाँ बस ना टर्म्स थोड़े बढ़ते जाएंगे तब कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो चीजें मत भूलना आप, बस कंसेप्ट नहीं भूलोगे तो कोई गलती नहीं आएगी। ठीक है यहाँ तक? अब देखो एक टर्म तो हमने सीख लिया, पीपीएम पीपीबी परसेंटेज, ठीक है। अब हम सीखेंगे मोल फ्रैक्शन निकालना। एक हमने निकाला है क्या मास फ्रैक्शन, अब हमें सीखना है मोल फ्रैक्शन। अच्छा सोच के देखो, अगर मोल फ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, सॉल्यूट के मोल और सॉल्यूशन के मोल का क्या हो रेशियो, ठीक है, सॉल्यूट का मोल और सॉल्यूशन के मोल का रेशियो होगा क्या मोल फ्रैक्शन होगा। और मोल फ्रैक्शन मास से निकालना सिखाया ना, गिवन मास अपन में मोलर मास, ठीक है, बस इतने कंसेप्ट का यूज करेंगे बस। लेकिन पहले ध्यान से समझो, एक है आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के आपके दो कंपोनेंट है, एक आपका सॉल्वेंट है और एक आपका सॉल्यूट है। अब जैसे एनसीईआरटी लेके चलता है अल्फाबेट में वैसे ही फिक्स कर देता हूं, क्योंकि बार बार आप बुक रीड करोगे क्वेश्चन करोगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो बस, नहीं तो आप स्विच कर सकते हो अल्फाबेट को, कोई दिक्कत नहीं है। बट सॉल्वेंट को हमेशा वो ए लेके चलता है और इसको हमेशा बी लेके चलता है, जितनी बार फॉर्मूले लिखेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना एक बात, अगर मैं यहाँ WA लिख रहा हूं ना तो इसका मतलब क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट है, इसका मतलब है मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर मैं यहाँ कैपिटल MA लिख रहा हूं ना तो इसका मतलब है मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ XA लिख रहा हूं ना, XA कह रहा हूं,
Na का मतलब है यहाँ पे मोल्स, N का मतलब मोल्स है, यानी मोल्स ऑफ A। और मोल्स ऑफ A क्या होगा, मास अपान में मोलर मास। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे WA अपान में, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, ठीक है। इसी तरह से सॉल्यूट के लिए भी यही सारी चीजें होंगी। अगर मैं यहाँ पे WB लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पे MB लिखूंगा तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पे अगर मैं NB लिखूंगा तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो जाएगा आपका क्या, WB अपान में, यहाँ तक क्लियर है सबको, कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, ठीक है। अब ध्यान देना, हमें बात करनी है मोल फ्रैक्शन की। जब हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन आपका किसी भी मतलब लाइक कंपोनेंट का हो सकता है, और उसे हम x से दिखाते हैं। x का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट में से किसी का भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ कहूँ XA, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका Na अपान में Na प्लस NB। अगर मैं कहूँ कि A का मोल फ्रैक्शन, तो A के मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल सॉल्यूशन के मोल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँगा XB, तो इसका मतलब हो जाएगा NB अपान में Na प्लस, और Na NB पता है ना आपको, Na सॉल्वेंट का मोल है और NB सॉल्यूट का मोल है, ठीक है। तो दोनों का सम सॉल्यूशन का मोल हो जाएगा, और ऐसे कंपेयर करेंगे इंडिविजुअल। यहाँ तक क्लियर है सबको, कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, बस कनेक्ट करते रहना चाहिए, जहां दिक्कत हो बता देना मुझे। XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, क्या ये बात ठीक है? ध्यान से देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो नंबर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना न्यूमरेटर। और न्यूमरेटर ऐड होगा तो क्या होगा, Na प्लस NB हो जाएगा, और कट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब हम कभी न्यूमेरिकल करते हैं ना क्वेश्चन, एक कंपोनेंट का मोल अगर फ्रैक्शन निकल जाए x से, तो हम XB को फिर से ऐसे फॉर्मूला लगा के नहीं कैलकुलेट करते, 1 में से माइनस कर लेते हैं। बात समझ आई, ठीक है। तो ध्यान रहे ये कि x से अगर आपका निकल गया तो आप यहाँ पे XB भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, कैसे, 1 माइनस एक्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। एक चीज यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है, और पता है क्या, XA अपान में क्या, XB इक्वल होता है किसके, Na अपान में, ध्यान से देखो, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। डिवाइड करूंगा तो दोनों का कट जाएगा, है ना, वो क्या आ जाएगा, Na अपान में NB। समटाइम्स कहीं कहीं पे ये चीजें क्या हो, अगर यूज होंगी तो हम ध्यान रखेंगे, बस क्लियर है इतनी बात, ठीक है। फटाफट नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ।
हो गया। जिन लोगों का हो जाएगा वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करो। क्या हाँ आ गया, ये 5 आ गया। एक्स से तो आपका 1/6 हो गया। 5/6, हाँ ये ठीक। आया सबका? 5 क्या होल फ्रैक्शन? नहीं, होल फ्रैक्शन कभी 1 से बड़ा नहीं होगा किसी भी कंपोनेंट का। आपने निकाला होगा ना, पहले क्या निकाला, मास दिया है तो पहले आपने दोनों के क्या निकाले होंगे, मोल्स निकाले होंगे, मास अपान मोलर मास से। तो आपने सब कुछ करो, इसका निकाला, कितना आया, NaOH का मास कितना है, 40, 40 ना, मोलर मास 40, तो 40 डिवाइडेड बाई 40 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसी तरह से आपने 90 डिवाइडेड बाई 18 किया होगा वाटर के लिए। वाटर का मास कितना है, 90 ग्राम, उसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 18। तो उसका मोल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 मोल, 90 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, 5 मोल आ गया। अच्छा, वो जो 5 मोल आया और 1 मोल आया वो क्या है, Na और Nb है। आपका ये है ना, Na और Nb। ये बात नहीं समझ आया? देखो क्वेश्चन में आपका ये है, 40 ग्राम आपका NaOH है और 90 ग्राम आपका H2O है। दो कंपोनेंट हो गए। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए हमें, XA चाहिए, और वो क्या होगा, Na अपान में Na प्लस Nb, यही चाहिए ना। लेकिन ये क्या है, मोल है ना, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर कंपोनेंट का मोल निकालना पड़ेगा।
और मोल आपको पता है ना कैसे निकलता है, मास अपान में मोलर मास। तो अगर सपोज करो आप इसे निकाल रहे हो Na इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 40 अपान में, बात समझ आई, ये कितना हो जाएगा 1 मोल आ जाएगा। इसी तरह से आप इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 अपान में 18, और ये कितना आ जाएगा आपका 5 मोल। अब आप यहां रखोगे, बात समझ आई, तब क्या निकलेगा आपका मोल फ्रैक्शन निकलेगा। क्लियर हो, पक्का, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब ना मोल रेशियो है, मास रेशियो नहीं। तो आपको हमेशा क्वेश्चन में मास देगा, मास देगा तो आप पहले मोल निकालो, मोल निकालने के बाद मोल रेशियो निकालो, ठीक है। क्लियर है सब लोग। अच्छा हाँ, मैंने ना गड़बड़ कर दी है, आज मैं खाली नहीं हूँ 7 से 8 में, लेकिन कल 4 से 5 में मैं खाली रहता हूँ। आपके पास तो मैथ है नहीं, ठीक है, हाँ क्लास है, ठीक है। आप लोगों का क्या है, हाँ क्या बोलते हैं, कल वाली क्लास में आप लोगों का 5 से 6 है ना मैथ की क्लास, आपकी तो बायो है, तो और आपकी भी 4 से 5 में भी मैं फ्री होता हूँ, ठीक है, और सेम डे में 7 से 8 में भी। तो अगर आप लोगों का प्रैक्टिस का, डाउट का या कुछ बैकअप का रहता है तो आप उस टाइम आ सकते हो मेरे से, ठीक है, ताकि मैं एक आध क्लास का पीछे का करा दूँ चीज़ें, तब थोड़ा सही रहेगा। और आप लोग भी आ सकते हो, अगर किसी को ऐसा है कि मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लूँ, बैठ के चीज़ें कर लूँ, तो बिल्कुल आ सकते हो, ठीक है। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि केमिस्ट्री का ये चैप्टर आप ना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, चीज़ें कर लोगे, तो फिर बाकी चैप्टर्स में थोड़ी कम परेशानी होगी आपको, इसलिए थोड़ा यहाँ एफर्ट लगा लेना आप लोग। यहाँ तक क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं किसी को। अच्छा, थोड़ा हो सकता है आप लोगों को कम समझ आए, मैं एक दो क्वेश्चन और करवा लूँ सीट का, ताकि आप लोग घर जाके काम करो। हाँ, इसमें ना दो टर्म है, वो शायद आपको कंफ्यूज कर दें, तो पहले मैं वही बता देता हूँ। एक है आपका ग्राम एटम, ग्राम एटम, और एक है आपका ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल, एक है ग्राम एटम और एक है ग्राम मॉलिक्यूल, ये दो टर्म्स हैं, ये लो। इन दोनों टर्म्स में पता है खास बात क्या है, दोनों का मतलब ही मोल है। एक ग्राम एटम का मतलब एक मोल है, एक ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी एक मोल है। बस यही चीज आप सोचना शुरू कर दोगे, सारी परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ना वो पता है ऐसे करेगा, 90 ग्राम क्या है, वाटर है। अब कहेगा इसमें कितने ग्राम मॉलिक्यूल होंगे, 90 ग्राम वाटर है। आपसे कहेगा नंबर ऑफ मोल बता दो, तो आपके लिए सिंपल है कि मास अपान मोलर मास, 5 मोल आ जाएगा। लेकिन जब वो कह देगा ना कि ग्राम मॉलिक्यूल बता दो, तब तुरंत आप सोचना शुरू कर देते हो, 1 सेकेंड आया, तब तुरंत आप क्या करते हो, सोचना शुरू कर देते हो कि भाई ये ग्राम मॉलिक्यूल क्या पूछ लिया। तो बस इतना कि जो ग्राम मॉलिक्यूल है ना, वो उसका मॉलिक्यूलर मास है, बस ग्राम में। तो मॉलिक्यूलर मास तो क्या होता है, 1 मोल का मास होता है। तो यानी आपसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे अगर आपसे ग्राम मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो बस आप यहाँ क्या निकालो, नंबर ऑफ मोल निकालो। ऐसे ही आपसे अगर कह देना कि 46 ग्राम आपका क्या है, सोडियम है, और आप पूछे, आपसे यहाँ पे क्या मोल ना पूछ के पूछे ग्राम एटम क्या है, मोल ना पूछ के क्या पूछे, ग्राम एटम, तो समझ जाना मोल पूछ रहा है, यानी कितने नंबर ऑफ मोल है। तो आप कहोगे कि सोडियम का 1 मोल का मास कितना होता है, 23 ग्राम, तो 46 को डिवाइड कर दो, कितने हो जाएंगे, 2 मोल, और 2 मोल 2 ग्राम एटम हो जाएंगे। समझ आई बात। बस इतना अटेम्प्ट करना इसमें से, और जो चीजें नहीं होंगी आप लोगों से, प्रैक्टिस क्लास में आ जाना या ऐसे आ जाना, करा दूंगा मैं, ठीक है। हाँ, लेकिन असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है साथ साथ। ये तो मैं डीपीपी दे रहा हूँ आप लोगों को, टॉपिक वाइज दे रहा हूँ चीजें, जैसे चैप्टर खत्म होगा फिर मैं एक साथ सारी चीजें कंबाइन करके दूंगा, ठीक है। हाँ, जा सकते हो।